नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। दुख और दर्द किसके जीवन में नहीं होते, लेकिन कुछ लोग इन दुख और दर्दों की वजह से मानते हैं कि शायद यही हमारी नियति है और नियति मान के बैठ जाते हैं। और कुछ लोग आंसू बहाते हैं, रोते धोते हैं और गम मान के अपनी जिंदगी को आगे चलाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं करते, वो जिंदगी से हार नहीं मानते, बल्कि अपने दुख दर्द भूलकर वो दूसरों की सेवा में अपनी जिंदगी को लगा देते हैं। हमारी आज की तेजस्विनी भी कुछ ऐसी ही हैं। जी हाँ, हमारी आज की तेजस्विनी है डोरिस फ्रांसिस। ये ना तो कोई ट्रैफिक सिपाही है और ना ही ट्रैफिक चालान काटने वाली कोई इंस्पेक्टर, लेकिन रोज सुबह 7 से 10 के बीच इन्हें गाजियाबाद के घोड़ा मोड़ पर बड़ी मुस्तैदी के साथ ट्रैफिक का संचालन करते हुए देखा जा सकता है। इस सामाजिक कर्तव्य को पिछले 7 सालों से निभा रही हैं एक 58 वर्षीय माँ डोरिस फ्रांसिस। 8 वर्ष पहले एक बेहद दुखद हादसे में इसी घोड़ा मोड़ पर डोरिस का परिवार दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें उनकी बेटी निक्की की मौत हो गई थी। बेटी की मौत ने डोरिस को इस कदर झकझोरा कि उन्होंने उसी स्थान पर यातायात को संचालित करने का बीड़ा उठा लिया, जिससे आगे कोई दुर्घटना ना हो और किसी और माँ को अपनी औलाद को ना खोना पड़े। आज डोरिस फ्रांसिस इस इलाके का एक जाना पहचाना चेहरा बन गई हैं और NH 24 से हर रोज गुजरने वालों के लिए दीदी, माँ या फिर नेताइन के नाम से संबोधित की जाने वाली एक बेहद सम्मानित नागरिक है। ट्रैफिक संचालन को जीवन का मिशन बना लेने वाली एक माँ डोरिस फ्रांसिस है हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए मुलाकात करते हैं इस तेजस्विनी से, जिन्होंने हजारों जिंदगियों को सुरक्षा दी है सड़कों पर खड़े होकर एक कॉप की मुद्रा में। आइए मुलाकात करते हैं डोरिस फ्रांसिस से। बहुत बहुत स्वागत है डोरिस जी आपका। तो ये कहाँ से आप में इतनी ऊर्जा आती है, इतनी शक्ति आती है कि आप रोज सुबह पहुंच जाती हैं एक इंटरसेक्शन पर और वहां पर खड़े होके आप बिल्कुल एक ट्रैफिक कॉप की तरह उस भूमिका को निभाती हैं और पूरे ट्रैफिक को संचालित करती हैं? जी, मैं तो ये खुद नहीं जानती कि ये जज्बात मेरे अंदर किस तरह से पैदा हो गए और इतना जुनून कि किस तरह से मेरे अंदर है, मैं खुद नहीं समझ सकती। मैं खुद इतनी एज के ऊपर होने के बाद, मेरी 50 एज हैगी आज उम्र मेरी, तो उसके बावजूद भी मुझे खुद नहीं पता लगता है कि मुझे इतनी ताकत और हिम्मत किस तरह से आई है और कैसे नहीं आई। अगर मुझे ठोकर नहीं लगी होती तो शायद मुझे ये हिम्मत नहीं आती और ना ही इतना जज्बा होता मेरे अंदर। तो क्या करती, क्या आपका रूटीन क्या रहता है? आप सुबह कितने बजे आप पहुंच जाती हैं उस इंटरसेक्शन पर और खड़े होकर वहां ट्रैफिक को आप संभालती हैं? सवेरे एक्चुअली क्या है कि मेरी आदत है कि मैं सवेरे 4:30 बजे बिस्तर छोड़ देती हूँ। अच्छा, 4:30 बजे छोड़ के अपने पहले घर का, क्योंकि भाई घर में बच्चे भी हैं, पति भी हैं, तो बच्चे तो खैर अपना आप कर लेते हैं, मगर पति तो अपना आप नहीं करेंगे ना। अगर उनको मैं चाय नहीं दूंगी या कुछ नहीं दूंगी तो वो मुझे छोड़ देंगे। तो वो वैसे तो नहीं ऐसे हैं, बहुत अच्छे हैं, वो खुद भी चाय बना लेते हैं उठ के, मुझे पर आपको अच्छा लगता है उन्हें चाय पिलाना, ये कह सकते हैं? हाँ जी, तो कुछ उनका भी करना पड़ता है मुझे। तो अपना यह होता है कि अपना रूम में अपने आप साफ करती हूँ, अपने बच्चों के ऊपर नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि बच्चों को छोड़ूंगी सब बिस्तर वगैरह करके। मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ उठते हैं, तो हम दोनों जने उठ के अपना करके और फिर 7 बजे जो है अपना जो भी है, जिस तरह से भी मैंने अपना करना है घर का, पर 7 बजे मुझे एक लगन होती है कि मेरी ड्यूटी टाइम हो गया। उसके बाद अगर मुझे कोई रोकेगा भी नहीं तो मैं नहीं रुकूंगी। फिर मुझे बस ये होता कि मेरे को देर हो रही है, मुझे देर हो रही है। मेरे हालांकि बच्चे मेरे कभी बेचारे चाय लेके मेरे पीछे भागते हैं, कभी मेरे हस्बैंड, अरे चाय तो पी लो भाई, चाय ठंडी हो गई आपकी। नहीं कोई बात नहीं, चाय ठंडी होने दो यार, बाद में पी लेंगे आके। पर एक लगन ऐसा हो जाता है कि अगर मैं वहाँ नहीं गई तो ना जाने क्या हो जाएगा। एक अंदर से एक भावना होती है कि ना जाने वहाँ क्या होगा। ट्रैफिक में कुछ लोग फंसे होंगे, कोई एम्बुलेंस फंसी, ज़्यादा मुझे एम्बुलेंस का बहुत वो लगता है। अच्छा, क्योंकि एम्बुलेंस एक ऐसी चीज़ है कि अगर वो फंस गई एक बारी तो जो बेचारा, कुछ तो वैसे पेशेंट होता है, कुछ हम लोगों की वजह से भीड़ भड़क्का में फंसने के बाद आज जो जितनी भी अगर देखा होगा कि इंसान जितनी मृत्यु होती है वो ज़्यादातर एम्बुलेंस के द्वारा इसलिए फंस जाती है एम्बुलेंस। तो वो बेचारे सही टाइम पर उसको नहीं पहुंचा पाते हैं हॉस्पिटल, तो वो लोग वहीं पे बेचारे अपनी ज़िंदगी
को छोड़ देते हैं और चले जाते हैं इस दुनिया से। जी, तो डॉरिस जी, आपके साथ जो हादसा हुआ, क्या हुआ था जब आपकी बेटी जो है हादसे में उसकी मौत हो गई? क्या वो उसी इंटरसेक्शन पर जी था? जी, उसी में एक्चुअली क्या था कि बहुत हंसता खेलता परिवार था मेरा। तो एक गम तो मेरा पहले ही था कि जो मेरी बड़ी बेटी ख़त्म हुई थी, तो चलिए वो तो एक बीमार थी, एक बीमारी का बहाना था। मैंने सोचा मैंने बीमार थी, कोई बात नहीं। उसी के 1 साल के बाद ये लड़की भी कुछ थोड़ी सी बीमार हुई, तो थोड़ा दिल में डर तो रहता है। तो मैंने कहा यार एक हादसा मेरे साथ हो चुका 1 साल पहले और इसको दिखा लेते हैं हम चल के। तो हम उसको हॉस्पिटल लेके गए और लाल बहादुर जब लेके गए तो कहने लगे ऐसा है, वैसे तो कोई घबराने की बात नहीं है, फिर भी हमें कुछ डाउट है कि इसके फेफड़ों में थोड़ी स्वेलिंग है, तो आप इसको ऐसा करें राजन बाबू ले जाएं, क्योंकि हमारे पास वो मशीनें नहीं है तो उसका नहीं कर पाएंगे, वो लोग देख लेंगे और ये ठीक हो जाएगी। हमने कहा चलिए अभी काफ़ी टाइम उन्होंने रेफ़र कर दिया था, हमने कहा चलिए अपने घर से कपड़े ले लेते हैं। हम दोबारा अपने घर के लिए आ गए कपड़े लेने के लिए उसको। तो मैंने कहा चलो सामान हो सकता है भर्ती के लिए बोल लें तो कर ही देंगे, 2-4 दिन की बात हुई। हमने जैसे ही जिस कट के ऊपर मैं जिस पॉइंट को मैं संभालती हूँ उस वक्त, हम लोगों ने जैसे ही अपने घर के लिए एंटर किया वहाँ से, तो सिर्फ एक हमारी ऑटो थी और एक वैगनार गाज़ियाबाद की तरफ से आ रही थी बड़ी स्पीड के अंदर। तो उसने ऑटो वाले ने जैसे ही ऑटो निकाला तो मुझे कुछ अंदर से एक हुआ, मेरे हस्बैंड ने उस गाड़ी को, क्योंकि तेज़ी में थी तो उन्होंने ऐसे करके उसको हाथ दिया कि रुक जाएगी, तो मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा नहीं ये हमको मारेगी, बस इतना शब्द था। और उसने जो पिछले टायर के अंदर जो था टक्कर मारी, इतनी ज़बरदस्त भिड़ थी कि जैसे वाकई पिक्चरों में एक्सीडेंट देखा जाता है वो मेरी लाइफ में हुआ है। तो हम लोग वो गाड़ी जो थी उसने पलटियाँ ली ऐसे करके घूम के, हस्बैंड अलग गिरे, लड़की अलग गिरी, मैं अलग गिरी। तो तीनों जो थे घायल हुए उस अवस्था में और मुझे तो होश नहीं था, मैं सर के बल गिरी थी तो मुझे होश नहीं था। बेटी गिरी तो उसका फेफड़ा अंदर से फट गया, उसी टाइप डैमेज हो गया। हस्बैंड गिरे, उनकी बहुत चोट आई, काफ़ी सर में टाँके आए, उनके नाक की हड्डी टूटी, उनकी काफ़ी हुआ। तो कुछ लोग तो ये था कि मुझे, क्योंकि मैं कुछ हाथ पैर नहीं हिल रहे थे मेरे, तो लोगों ने एक शब्द सुनाई दे रहा था कि कुछ लोग नेतानी आंटी बोलते हैं, कुछ बेचारों को जो मन में आता है इज्जत से बोलते हैं सर, कि नेतानी आंटी जो है ख़त्म हो गई लग रहा है। तो फिर भी मेरे को लगा कि मेरे अपने हिम्मत करी, मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, तो हाथ हिला अपना। तो मैंने ऐसे हाथ हिलाया तो लोगों ने मेरे को सहारा दिया। मैंने उठ के पूछा, मैंने कहा मेरे चक्कर आ रहे थे मुझे, तो मैंने कहा मेरे हस्बैंड और बेटी कहाँ हैं? कहने लगे ठीक है आंटी कुछ नहीं। तो मुझे कुछ लगा मेरा सर भारी भारी सा हो रहा है, बिल्कुल उठ नहीं रहा है। तो मैंने अपने हाथ लगा के देखा तो पीछे सर के अंदर इतना एकदम ब्लड जम गया था, वो फूटा नहीं था, ब्लड जम गया था पूरे सर में। तो मैंने अपनी चुन्नी फिर सर से बांधी और देखा मेरे हस्बैंड के बहुत ब्लड बह रहा है, मेरी लड़की के ब्लड बह रहा है, बेचारी के नाक से ब्लड आ गया उसके। तो वो स्थिति एक इतनी दर्दनाक हो गई मेरे सामने कि मुझे अपना दुख भूल गई उस टाइम पर मैं। और मैंने उनको दोबारा लेके और हॉस्पिटल पहुंची। लाल बहादुर कहने लगे अभी तो आप लेके गए थे मैडम, ये क्या हो गया? मैंने बस मेरे हस्बैंड को देख लो, मेरी बेटी को देख लो थोड़ा सा, बस इतना मेरे को निकला मेरे मुंह से कि मेरे हस्बैंड को और मेरी बेटी को देख लो। उसके बाद मुझे होश नहीं रहा। तो वो स्थिति ऐसी आई ज़िंदगी के अंदर हमारी कि मेरे हस्बैंड तो लाल बहादुर में रह गए और मुझे गुरु तेग बहादुर में रेफ़र कर दिया गया और बेटी को राजन बाबू में। अच्छा, तो फिर उसके बाद बेटी ठीक नहीं हो पाई? उसके बाद ठीक नहीं हो पाई, बस उसके बाद जो उसने बेड पकड़ा, बदनसीब हैं हम लोग माँ बाप कि हादसे में बेटी को खो दिया आपने। खो दिया मैंने उस बेटी को। फिर क्या आपके जी में आई कि मैं क्या कर दूं ऐसा बस कि मुझे शांति मिल जाए? पहले तो हम लोग बहुत रोते थे, कदम कदम पे रोते थे, कहीं जाते नहीं थे, कहीं आते नहीं थे। मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल ये एक समझ से वो भी जाने वाले थे। ऐसा लग रहा था कि मेरी जिंदगी ठहर गई, क्योंकि एक के बाद एक हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड भी जाने वाले हो गए। लोगों ने कहा कि फ्रांसिस मुश्किल है, तुम अपने हस्बैंड को भी खो दोगी। मगर क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत प्यार करते थे। उसके बाद मैंने इनको ढांस बनाया, मैंने कहा देखो ऐसा मत करो, क्योंकि और बच्चे भी हैं, छोटे बच्चों को देखना। उसकी बेटी को देखती थी, बहुत छोटी थी, तो कहते थे कैसे पालेंगे। उनको मैंने समझा, बस कुछ ऊपर वाले से भी प्रार्थना करी कि प्रभु हमें शक्ति दे। तो हमने कहा हम ऐसा करते हैं कि अब अपना कुछ
चैन ढूंढते हैं, शांति ढूंढते हैं अपने दिलों के लिए। चलो मैंने कहा हम दोनों जने ऐसा करते हैं, क्योंकि हमारे को तो कोई संभालने वाला नहीं था, या अगर वहाँ पर कोई होता तो उस गाड़ी को रोकता तो हमारा एक्सीडेंट नहीं होता। बिल्कुल। चलिए हम ये करके देखते हैं। तो मॉर्निंग वॉक करने गए तो हमने उस कार्य को करने लगे। मॉर्निंग वॉक करना छोड़ दिया, हम वहीं कट पे खड़े होने लगे। जब हम खड़े होने लगे तो लोगों ने जो था उनको गवारा नहीं हुआ कि भाई ये क्या, ये नेशनल हाईवे के ऊपर ये क्या कर रहे हैं ड्रामेबाजी, दोनों मियाँ बीवी पागल हो गए हैं क्या। तो कुछ लोग आके ऐसे कहने आप नेशनल हाईवे है, आप कैसे बीच में कर रहे हैं, ये अवैध कट है। मैंने कहा अवैध बेशक है, पर यहाँ से लोग तो जा रहे हैं, निकल तो रहे हैं, आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं। तो कहने लगे जाइए, ये तो सरकार का काम है, सरकार करेगी इसको। मैंने अगर सरकार करती होती तो शायद यहाँ पर इतनी जाने ना जाती, और उसी में एक जान मैंने भी खोई है। और उसको मैडम ऐसा कट था कि वहाँ आए दिन हर एक के घर में रोना पिटना मचता था। कोई ना कोई जिंदगी अपनी खोता था वहाँ पे। क्या हुआ, पुश्ते के ऊपर एक्सीडेंट हो गया, पुश्ते के ऊपर एक्सीडेंट, बस यही होता था कि पुश्ते पे एक्सीडेंट हो गया। और जब हमारा भी हुआ तो हमारा भी वही रहा कि कहाँ हुआ, पुश्ते पे एक्सीडेंट हो गया। तो अभी अब आपका क्या क्या रूटीन रहता है? आप वहाँ लगभग मेरे ख्याल से 7 वर्षों से आप लगातार सुबह वहाँ जाती हैं, सुबह 7 बजे से लेके लगभग 11 बजे तक आप वहाँ होती हैं। 11 का भी मुझे कभी कभी 1-1:30 भी बज जाता है, 2 भी बज जाता है, क्योंकि अगर जाम ऐसा हो जाता, कभी कभी कोई गाड़ी खराब हो गई और अगर जाम लग गया तो उसके चलते हुए मेरे को बड़ा मुश्किल होता है। ट्रैफिक वाले वहाँ संभाल नहीं पाते बेचारे, क्योंकि ट्रैफिक वालों की कोई सुनता नहीं है। हमने ये देखा है यूपी के अंदर, हालांकि दिल्ली में तो ऐसा नहीं है, दिल्ली में तो एकदम पकड़े, मगर ट्रैफिक के बेचारों को, उन लोगों के लिए बड़ी परेशानी है। बहुत लोग तो हमारे पुश्ते पे पुलिस वालों को पीट गए हैं। अच्छा। वर्दियाँ फाड़ दी हैं उनकी, ऐसे भी घटना घटी है उनके साथ। तो वो लोग फिर कहते हैं हम क्या संभालें यहाँ पर, मैडम हमारे बस की तो नहीं है। पर हाँ, अब उनकी भी हिम्मत बढ़ गई है। मैंने ये देखा है कि मेरे पुलिस वाले भी बहुत हिम्मत वाले हो चुके हैं। आज वो भी डट के मुकाबला करते हैं मेरे साथ, और जब तक जाम रहता है तब तक हम उसको करते हैं पूरा। क्या बात है। तो डोरिस फ्रांसिस हमारे साथ हैं, जो एक इंटरसेक्शन पर ट्रैफिक को संभालती हैं। ट्रैफिक का कोई पुलिस वाला वहाँ हो या ना हो, लेकिन वो अपनी ड्यूटी पर सुबह पहुँच जाती हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं तेजस्विनी में, लेकिन अभी कहानी बाकी है डोरिस की, सुनेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद। Now the National News Channel of India, live on your mobile phone. Get the news on the go. Watch top videos, get the latest news and continuous news on your mobile phone. Download DD News app now. Visit the Android Play Store, search for DD News, download the app to your phone. Get the power of information at your fingertips. DD News. Only news, complete news. एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हमारी तेजस्विनी डोरिस फ्रांसिस हैं, जो कि एक ट्रैफिक कॉप तो नहीं है, लेकिन ट्रैफिक कॉप से बढ़ के हैं। तो ये बताइए, कैसे, क्या कहते हैं लोग आपको जब आप एक छड़ी हाथ में लिए हुए ट्रैफिक को वहाँ पर कंट्रोल करती हैं? वहाँ पर जो है, क्या कैसे रिएक्शंस मिलते हैं? पहले तो रिएक्शन बहुत गंदे थे ना। मैंने आपको बताया कि पहले रिएक्शन ऐसा कोई मुझे पागल कहता था, कोई कहता था घर से निकाली हुई लेडीज है ये, जो यहाँ चली आती है। हो सकता है कुछ लोगों को तो ये दिमाग में थी कि शायद ये पैसे कमाने के लिए आई है यहाँ पर, कि ऐसे करने से इसको पैसे मिलेंगे, तो ये पैसे। कुछ लोगों को क्योंकि अपने अपने दिमाग की वो है, कुछ नहीं कह सकते हैं किसका दिमाग क्या है। मगर लोगों को फिर धीरे धीरे जब कुछ एक को पता लगा, 2 को पता लगा, वो कहने लगे ना ही ये पागल है, ना ही इसको पैसे कमाने की धुन है, इसने अपनी लड़की खोई है यहाँ पर। ये जो आज बचा रही है ना, ये हमें बचा रही है, हमारे परिवारों को बचा रही है। तो उससे कहते हैं कि जब लोग बाग, क्योंकि पहले तो ऐसा होता था कि जो पैदल वाले थे वो भागते चले जाते थे, जो साइकिल वाले, वो मोटरसाइकिल वाले, एक दूसरे पे कोई रुकता ही नहीं था वहाँ पे। ना तो पैदल वाले रुकते थे, रुकने को तैयार होते थे, ना साइकिल वाले, ना गाड़ी वाले, किसी को कुछ कह ही नहीं सकते थे। जो बाइक वाला मार के भाग रहा है, तो क्योंकि दिल्ली से बॉर्डर ज़्यादा दूर नहीं है, मार के फटाफट से भाग जाना है उन्होंने। तो अगर बॉर्डर पार हो गया तो फिर तो हाथ आते ही नहीं था कोई। तो बहुत से एक्सीडेंट बाइक से ज़्यादा होते थे, गाड़ियों से तो फिर भी कम होते थे, मगर बाइक सवार ऐसे थे। मगर अब बाइक सवार थोड़े से
हो गए, नहीं तब पहले तो बहुत भिड़ंत हुई है मेरे साथ अच्छा। बाइक वालों की कि आप कौन होती हैं यहाँ पर, आप क्या पुलिस की हैं, आई कार्ड दिखाइए अपना, ये करिए वो करिए, दुनिया भर के आप किसकी परमिशन से यहाँ खड़ी हुई हैं। मैंने मुझे किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ये मैंने अपने दिल की परमिशन ली है और तुम जैसों को ठीक करने के लिए ली है। तो कहने हमें क्या ठीक करेंगे, मैंने कहा ये वक्त बताएगा कि मैं तुमको कैसे ठीक करूँगी। और आज वही लोग हैं वाकई ठीक है कि आके रोज नमस्कार करते हैं और मैं भी उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। लोग मेरे से ज़्यादा वो लोग मेरी इज्जत करते हैं कि अगर कोई मेरा रूल तोड़ता है तो वो उसको रूल सिखाते हैं खड़े होके। जो पहले रूल तोड़ते थे आज वो लोगों को रूल सिखाते हैं कि वो ठीक कर रही हैं। आप पागल हो क्या? तो वो कहते हैं यार कभी हम इस लेडीज़ को पागल कहते थे, आज ये लोग हमें पागल कह रहे हैं। तो बहुत क्या कहलाई जाती हैं आप वहाँ पे, क्या बोलते हैं लोग वहाँ पे? जिसका कोई मम्मी कह देता है, कोई आंटी जी कह देता है, हाँ कोई ताई कहता है। जैसे वो जो ट्रक वाले होते हैं ना, ट्रक वाले जो दूधिये होते हैं वो सब हापुड़ वगैरह से आते हैं तो वो दूर से चिल्लाते आते हैं ताई जी राम राम। अच्छा। तो बड़ा अच्छा लगता है कि मुझे कोई कुछ कह रहा है, एक नाम तो दे रहे हैं, एक इज्जत तो दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि पुलिस वाले क्या कहते हैं और पुलिस से आपको कितना सहयोग मिलता है, अथॉरिटीज से आपको कोई सहयोग मिलता है क्या, क्या कहते हैं सहयोग क्या है वहाँ पर? तो ये है कि अगर मैं खड़ी हूँ तो जब तक तो ठीक है भाई, उनको भी पता है कि ये हमारे साथ खड़ी हैं मैडम, तो वहाँ तक तो बिल्कुल राम राम। नहीं अगर कोई बीमारी हो जाए या कुछ हो जाए तो वो कभी पूछते नहीं है कि हाँ भाई डोरिस जी आप वहाँ कट पे नहीं हो, आप कोई बीमार तो नहीं हो, अच्छा परेशानी तो नहीं है आपको, तो ऐसा नहीं है कुछ भी जी। हाँ जो ड्यूटी पे आते हैं थोड़ी उनको दिक्कत होती है, जब दूसरे दिन जाती हूँ तो कहते हैं मैडम आप कल नहीं आए थे। अच्छा भैया क्या हुआ? बहुत परेशान किया आपके लोगों ने। अच्छा। तो मैंने कहा बस ये आपके ही बस के, हमारे बस की नहीं है, हमारा कहना नहीं सुनते। तो वो बेचारे थोड़ा सा अच्छा कोऑपरेट करते हैं। बाकी ये है कि इज्जत करते हैं। जैसे कभी किसी की बाइक पकड़ लेते हैं तो किसी के पास मेरा नंबर है। अच्छा। खासकर ज़्यादातर लोगों के पास मेरा नंबर है, खोड़ा वालों के पास, इंदिरापुरम में भी है, तो वो मेरे को फ़ोन कर देते हैं मैडम ज़रा बात कर लेना। अच्छा भैया बात है, तो वो ये इज्जत करते हैं और वो गाड़ी वालों को परेशान नहीं करते जी। तो डोरिस ये बताइए कि क्या आपने कभी ज़िंदगी में सोचा था कि आप ये करेंगी, और ये बताइए कि आप क्या करती रही हैं ताउम्र, कैसे आपकी जिंदगी बसर हुई है? जिंदगी बहुत 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 कठिनाइयों मुश्किल जिसको कहते हैं ना, बचपन से लेके और आज तक मुश्किलें ही मुश्किलें हुई हैं। और ये नहीं हुआ कि चैन से बैठ के कभी आराम से बैठ के खाना खाया हो। भागम भाग रही है जिंदगी। एक पिक्चर आई थी ना भागम भाग, वो मेरी जिंदगी है भागम भाग। बचपन ऐसा जो कहते हैं खिलौनों से खेलना चाहिए, उस वक्त मेरे हाथ के अंदर झाड़ू पोछा था लोगों के घरों के लिए, वो भी लोगों के अपने घर के लिए नहीं, लोगों के घरों के लिए, कि लोगों के घरों के अंदर मैंने झाड़ू पोछा किया है बर्तन के, क्योंकि मेरे 2 बहन भाई थे। अच्छा। जिनकी पूरी जिम्मेवारी मेरी बनती थी और उनको मैंने पढ़ाया भी लिखाया भी सब कुछ किया, मगर उसी चक्कर में मेरी पढ़ाई लिखाई नहीं, क्योंकि या तो मैं उनको पढ़ा लेती या मैं खुद पढ़ लेती। मगर हाँ मैं फिर भी ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे जो भी मिले, जिनके यहाँ मैं काम करती थी, वो बहुत अच्छे लोग थे जिन्होंने मुझे पढ़ना लिखना भी सिखाया। बाकी रही सही कसर मेरे हस्बैंड ने पूरी कर दी कि वो भी मुझे बताते रहे कि देखो ऐसे नहीं ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, आपने ऐसे लिखना है, आपने ऐसे पढ़ना है। तो काफ़ी बड़ा सहयोग मेरे हस्बैंड का भी रहा जी। और अभी भी आप काफ़ी सारा आपका बड़ा परिवार है, आप न सिर्फ अपने बच्चों को बल्कि अपने भाई बहन के बच्चों को भी पालते हैं, आप अपनी उन बेटियों के बच्चों को भी पालती हैं जो इस दुनिया में नहीं है। उनकी बेटियों के बच्चे को पाल रही हूँ। और जबकि मेरी बहन जिसकी बच्ची थी, वो हकीकत जिसकी बच्ची थी, उसने कभी उसको देखा नहीं। उसकी वो बच्ची जो थी असलियत मुझसे पैदा नहीं थी, मगर दूध मेरा पिया था उसने। पैदा होते ही बहन ने मुझे दे दी थी कि भाई मैं नहीं, दोनों बच्चियाँ मुझे दे दी थी, उसकी दोनों बेटियाँ मैंने पाली। और आज जब वो मर गई है तो उसकी बेटी की बेटी भी मैं पाल रही हूँ। और दुख होता है कि वो होती तो शायद मैं नहीं पालती। मेरे लिए वही मेरी बेटी थी, मैंने ही पैदा करी थी, ये सोचती हूँ। ना होने से बहुत दुख है, उसके ना रहने से मुझे बहुत दुख होता है। जैसे ये त्योहार आते हैं जी, रक्षाबंधन आता है या हमारा क्रिसमस आता है, तो वो एक ऐसी फुलवारी थी मेरे घर के अंदर, बहुत चहचहा थी। बचपन से ही उसका एक चीज़ था कि अपने पापा का हाथ पकड़ के और
मार्केट में जाके पापा मुझे ये लेना है, तो वो मुझे कहते थे, बिल्ले कहते हैं मुझे, बिल्ले आपके पास देखो इसको दिलाओ। तो मैं कहती थी मैं तो नहीं दिला रही, आप दिला दो। अच्छा तुम मत दिलाओ। तो कहती थी आप मत दिलाओ, मेरे पापा दिलाएंगे। जी, क्या बात है। पापा दिलाएंगे। तो वो चीज़ उसको दिलाई जाती थी और अपने पापा को इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी। जी, तो डोरिस आपने इतना संघर्ष किया, आपने हर कदम पर जिंदगी, जैसे कहते हैं ना कि एक इम्तिहान लिया है आपका, ऊपर वाले ने इम्तिहान लेकिन आपने कभी आप उससे पीछे नहीं हटी, और न सिर्फ आपने अपनी ज़िंदगी को चलाए रखा, बनाए रखा, बल्कि आपने दुनिया को अपने साथ लेकर उसको भी संभालने की कोशिश की। और यही वजह है कि आपने खुद बताया कि आप इतने बड़े परिवार को पाल पोस रही हैं आप, लेकिन उसके अलावा आपको फिर भी दुनिया की इतनी सुध रहती है। कैसे रहती है? आजकल लोग इतने ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, इतने ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं, इतना ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ अपने हितों और अपने बारे में सोचते हैं। ऐसी दुनिया में रहते हुए आप कैसे ये सब दुनिया के लिए कैसे सोचती हैं? क्योंकि मैंने ऐसा इसलिए सोचा कि कभी किसी दुनिया ने मेरे लिए भी सोचा था, क्योंकि मेरी माँ ने तो छोड़ दिया था। अच्छा। क्योंकि मम्मी जो थी हमारी, पापा से डिस्प्यूट हुआ तो वो हमें छोड़ के चली जा चुकी थी। उन्होंने अपनी दुनिया अलग बसा ली थी। मगर उस पीरियड के अंदर भी हमें भी तो किसी ने सहारा दिया था, वो भी तो इसी दुनिया के लोग हैं ना। तो अगर वो नहीं है तो आज उनके जैसे तो इंसान हैं। तो हम चाहेंगे कि अगर उन्होंने हमें कुछ शिक्षा दी है माँ बन के, तो हम उसको दुनिया में बांटें और फैलाएं कि भाई और भी ये काम करें। मैं तो कहती हूँ लोगों से कि जो अपने आप को बोर्ड लगाते हैं, नेता बनते हैं, समाज सेवक कहते हैं, अगर समाज में सचमुच ही आपने कोई सेवा करनी है तो आइए, बहुत सी सेवाएं हैं आज की डेट में, बहुत सेवाएं हैं जो करने लायक हैं, वो करें। और मेरा मन तो बहुत से ऐसे काम करने को करता है मैम, जब मैं किसी दुखी इंसान को देखती हूँ ना कि भाई ये बहुत परेशान है, तो मैं ऊपर वाले से एक फरियाद करती हूँ कि ऊपर वाले तो मुझे इतनी तौफीक दे दे कि मैं इन लोगों को अपने साथ रख सकूँ। तो ये बताइए डोरिस कि अभी तो आपने जैसे अपना ज़िंदगी का एक मकसद, एक ध्येय एक बना रखा है कि आप लोगों की ज़िंदगी को सुरक्षित करेंगी। वो लोग जो कि सड़कों पर चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, उनकी ज़िंदगी को सुरक्षित बनाने के लिए क्या करना चाहते हैं आप? और ख़ास तौर से अगर हम करें कि ट्रैफिक नियमों की लोग पालन करें, जागरूक बने, सही से चलें, उसके लिए क्या कुछ और आप अभी करना चाहते हैं? जी, अभी मैं यही करना चाहती हूँ कि जैसे हमने देखा है कि यंग बच्चे हमारे आजकल के, उन्होंने क्या है कि एक बाइक उनको देखी कि भाई नई बाइक उनके मम्मी पापा ने बर्थडे पे दे दी उनको, तो उन्होंने उसको तरीके से नहीं चलाना, उसका मिसयूज़ करना है। उन्होंने फ़ोन कान से लगा रखे हैं, बगैर हेलमेट हैं और स्ट्रीट में जा रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि आगे किस कदम के ऊपर हमारे लिए मौत खड़ी है। माँ बाप उनको बाइक नहीं लेके दे रहे हैं, ज़िंदगी नहीं लेके दे रहे हैं, उनकी मौत। अभी कल का ही हादसा है कि मैं कुछ सामान लेके आ रही थी गाज़ीपुर की तरफ से, और हमारे यहीं का है कि एक डिवाइडर टूटा हुआ है। उस डिवाइडर के लिए मैंने बहुत कोशिशें कर ली, पूरे सबसे अधिकारियों से बोल लिया, सब कुछ कर लिया। वहाँ एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि एक कट तो मैंने खोला हुआ है, एक अवैध कट और खुल चुके हैं 2-3। तो मैंने उनसे कहा थोड़े पत्थर वगैरह रख दो तो ये एक्सीडेंट कम हो जाएंगे, क्योंकि पुलिस वाले बेचारे यहाँ खड़े होंगे ना कि वहाँ जाके खड़े होंगे। मगर नहीं, किसी ने सुनी नहीं है मेरी। तो उसी कट से वो अचानक लड़का जो था अपनी बाइक लेके निकला, और एक ट्रक जो था बिल्कुल उसके पहिए के साथ साथ उसका टायर, तो इतनी बचा है वो लड़का उसके नीचे से कि मैं उस वक्त थोड़ी देर के लिए ना मैं हिल गई। आखिरकार मुझे गुस्सा आया, मैंने उसकी बाइक की उतर के अपनी बाइक पे से लड़की को बोला साइड लगा, इसके आगे लगा बाइक, लगा। वहीं लगाई, उसकी चाबी छीन ली मैंने। तू तो अभी मर जाता यहाँ पर, रोता कौन? तेरे माँ बाप। और बेचारा ये बेगुनाह फंस जाता, उसको थोड़ी पता तू मेरे पहिया के नीचे आ गया पिछले। तो गाड़ी वाले भी कभी कभी बेगुनाह होते हैं, उनको नहीं पता होता कि पिछले पहिया में कौन फंस रहा है जाके, और रॉन्ग साइड आके फंस रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए खास कर मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर वो ली है उन्होंने कोई चीज़ अपनी सेफ्टी अच्छी है, शौक की चीज़ ली है, तो उस शौक को संभाल के रखे अपने माँ बाप की निशानी को, कि भाई माँ बाप ने हमें ज़िंदगी दी है, बिल्कुल प्यार का तोहफा दिया है, उस प्यार के तोहफे के बदले उनको आंसू ना दो। आपने देखो रॉन्ग साइड चले जाते हैं, बगैर हेलमेट के चले जाते हैं, कुछ लोग इतना है कि ड्रिंक करके चलाते हैं, बिल्कुल। और उन लोगों के लिए तो खासकर है
कि आप सवेरे बिल्कुल सही सलामत अपने घर से अपनी ड्यूटी पे जा रहे हैं और शाम को आप ड्रिंक करके और अपने घर जा रहे हैं, कहीं रास्ते में ड्रिंक कर रहे हैं और वहाँ से ले जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं आपकी गाड़ी कहाँ जा रही है। तो ऐसा ना करें, सीट बेल्ट नहीं लगाते। बाइक के ऊपर लेडीज़ लड़कियाँ बैठी हुई हैं, उनको ये नहीं पता कि हमारा कपड़ा कहाँ चल रहा है, हमारी चुन्नी कहाँ अटक रही है, गिर जाते। अक्सर क्या हुआ कि चुन्नी फंसी गिर गई। तो एक तो बगैर हेलमेट ना चलें, ड्रिंक करके गाड़ी ना चलाएं, रॉन्ग साइड ना जाएं, ट्रैफिक का उल्लंघन ना करें। और ख़ासकर पुलिस वाले भी कर रहे हैं उल्लंघन, आम जनता तो कर रही है, मगर इस पर ज़्यादातर हमारे पुलिस वाले भी उल्लंघन कर रहे हैं। मैंने ये देखा, मैं जहाँ ड्यूटी करती हूँ वहाँ बहुत से पुलिस वाले हैं जो बगैर हेलमेट आते हैं, तो मैं कह देती हूँ। तो डॉरिस, आपको लगता है कि जो काम आप करती हैं, जो आप सर्दी की परवाह नहीं करती, गर्मी की, बरसात की परवाह नहीं करती और डट जाती है अपनी ड्यूटी पे, ऐसे और लोगों को आगे आना चाहिए? हाँ बिल्कुल आना चाहिए, मैं तो कहती हूँ उनको आना चाहिए। वो लोग घरों में क्यों बैठे? चलिए, मुझे तो मेरे साथ एक हादसा हुआ, तो मैं कहती हूँ, पर मैं कहती हूँ कि ज़रूरी है कि आपके साथ भी कोई हादसा हो तब आए आप, उससे पहले आइए ना निकल के, लोगों को सिखाइए। महानता उसी में है जो आप ये कह रहे हैं कि मैं समाज सेवक, मैंने वही चीज़ में बोलते हैं समाज सेवक है। तो समाज सेवक आप क्या समाज कर रहे हैं? सिर्फ लूट रहे हैं, एक समाज को नोच के खा रहे हैं गिद्धों की तरह। तो उसको मत करिए ये चीज़, और ना लिखिए अपनी बोर्डों के ऊपर कि हम समाज सेवक हैं। क्या बात है। हमें उम्मीद है कि आपका जो मिशन है ज़िंदगी में वो और लोगों को भी प्रेरणा देगा। लोग आगे आएंगे और आप जो कुछ कर रही हैं, हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा बनी रहेंगी। आप इसी तरह से आपको स्फूर्ति मिलती रहे और ऊर्जा मिलती रहे अपने इस काम के लिए, मिशन के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद डॉरिस, हमसे बात करने के लिए। तो ये थी डॉरिस फ्रांसिस, हमारी आज की तेजस्विनी। अगले हफ्ते एक और तेजस्विनी से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।